सेलें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का मिश्रण होती है। कुछ सेलें एक ही खनिज के योग से मिलकर बनती है, जबकि अधिकांश सेलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों के योग से मिलकर बना होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? खनिज, उसे हम सेल कहते हैं। यानी ये आप देखो, आपको ये क्या दिखाई दे रही है? ये आपकी एक क्या है? ये चट्टान है। ये जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? चट्टान है, सेल है। पृथ्वी की परपट्टी सेलों से बनी होती है। परपट्टी का मतलब क्रस्ट, जो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि क्रस्ट किससे बनी हुई होती है? सेलों से बनी होती है, चट्टानों से बनी होती है। सेल कठोर हो सकती है, नरम हो सकती है। यानी सेल या तो क्या होगी? इस प्रकार से कठोर हो सकती है, रिजिड हो सकती है, या बिल्कुल सॉफ्ट हो सकती है, नरम हो सकती है। और कई प्रकार के रंगों की हो सकती है और विभिन्न रंगों की भी हो सकती है। ग्रेनाइट चट्टान है, वो क्या है? कठोर है, बिल्कुल कठोर चट्टान है। उसी प्रकार सेल खड़ी नरम चट्टान है, बिल्कुल क्या है? नरम चट्टान है। गेब्रो चट्टान काले रंग की है, वहीं क्वार्ट्ज़ाइट दूधिया सफ़ेद हो सकती है। तो चट्टानें क्या है? यानी कठोर भी हो सकती है, कोमल भी हो सकती है, विभिन्न रंगों की हो सकती है। जैसे गेब्रो काले रंग की चट्टान है, उसी प्रकार क्वार्ट्ज़ाइट सफ़ेद रंग की चट्टान भी हो सकती है। तो बच्चों, आप एक ही चीज़ पे मत रहना कि इस प्रकार से कठोर ही कठोर हो। यानी कठोर भी है, नरम भी है, काली भी है तो सफ़ेद भी है। ये देखो, ये क्या है? आपकी ग्रेनाइट चट्टान बिल्कुल क्या है? रिजिड है, कठोर है। इसे हमने क्या कहा? इसे हमने ग्रेनाइट चट्टान का। सेल खड़ी सोप स्टोन, यानी ये इस प्रकार का जो पत्थर दिख रखा है चट्टान का, ये इतना मुलायम है कि आप इसको हाथ से भी तोड़ सकते हो। इसको आप कहीं पे भी आप इसको रगड़ोगे तो ये इसका ऊपर की परत दर परत इसकी हटती जाएगी। गेब्रो, ये देखो किस प्रकार का रंग है? काला रंग है। गेब्रो कैसा? काला रंग। वैसे क्वार्ट्ज़ाइट कैसा है? सफ़ेद रंग का पत्थर है। यानी ये कैसा है? ये बिल्कुल सफ़ेद है। यानी तो ये क्या हुआ कि इस प्रकार से ग्रेनाइट की तरह क्या है? बिल्कुल ये कठोर है, रिजिड है। और सेल खड़ी सोप स्टोन की तरह क्या है? बिल्कुल नरम है। गेब्रो की किस प्रकार की चट्टान? काले रंग की चट्टान है। उसी प्रकार क्वार्ट्ज़ाइट कैसी है? सफ़ेद रंग की चट्टान है। बच्चों, सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। अभी परिभाषा में आपने क्या देखा प्यारे बच्चों कि जो सेल है वो खनिज पदार्थों का मिश्रण होती है, वो एक से अधिक खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है। इसलिए इसका कोई रासायनिक संगठन नहीं होता कि इसमें एक तत्व भी हो सकते हैं, दो तत्व भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्सपार और क्या है? क्वार्ट्ज है। यानी ज़्यादातर फेल्सपार और क्वार्ट्ज की अधिकता मिलेगी। ये आपको क्या है? ये आपको फेल्सपार है या फेल्सपार है। और अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा कि सफ़ेद रंग का क्या था? क्वार्ट्ज था। तो इस प्रकार से इनकी प्रधानता पाई जाती है। सेलों व स्थलाकृतियों तथा सेलों व मर्दा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को सेलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। यानी सेल है और जो हमारे धरातल पे स्थलाकृतियाँ बनी हुई है, क्योंकि इन्हीं चट्टानों पे क्या होता है? अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, भौतिक अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय होता है। तो इनका रूप परिवर्तन हो जाता है, अलग अलग हमें स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है। तथा सेलों एवं मर्दा में, आपने मर्दा चैप्टर पढ़ा, उस मर्दा में घटक कारकों के आप उसमें आपने सेल पढ़े। नीचे नीचे आपने सोइल प्रोफाइल में आधार बेस क्या पढ़ा था? उसमें आपने रॉक्स पढ़े थे। यानी जो मिट्टी का निर्माण हो रहा है, उस मिट्टी का निर्माण का जनक आधार क्या है? उसका आधार और जनक क्या है? सेल है। उसी सेल से विघटन होके, टूट फूट के, चूर्ण चूर्ण होके क्या बनती है? मर्दा बनती है। तो इसी प्रकार सेल और स्थलाकृतियाँ, सेल और मर्दा में निकट का संबंध होने के कारण हमें सेलों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। चट्टानों के प्रकार, कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती है प्यारे बच्चों? आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान? आग्नेय, जिसको हम इग्नियस चट्टान बोलते हैं। अवसादी चट्टान, जिसे हम सेडिमेंट्री चट्टान बोलते हैं।
और रूपांतरित चट्टान जिसे कायांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टान बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो कितनी प्रकार की चट्टानें? आपके कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सेल किसे कहते हैं, सेलों के कितने प्रकार होते हैं और किसी एक सेल का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सेल को अभी आपने परिभाषित किया, सेलों के प्रकार की चर्चा आपने अभी की। कितनी प्रकार की? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, इग्नियस, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेलों के विभिन्न प्रकार हैं जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। सेलों का वर्गीकरण आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय चट्टान, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। रॉक्स यानी जो हमारी आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें हैं, इनको भी हमने अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया। देखो प्यारे बच्चों, इसको आप आराम से समझिए। जो आपका जो डायग्राम दिखा रखा है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। हमारी जो आग्नेय चट्टान है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया, इंट्रूजिव रॉक्स और एक्सट्रूजिव रॉक्स। इंट्रूजिव का मतलब होता है अंतर्वेदी चट्टान। कौन सी चट्टान? अंतर्वेदी चट्टान। और एक्सट्रूजिव का मतलब होता है बहिर्भेदी चट्टान। तो आग्नेय चट्टान को कितने भागों में? 2 भागों में, अंतर्वेदी और बहिर्भेदी। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान को फिर 2 भागों में विभाजित किया गया है, पातालीय चट्टान और मध्यवर्ती चट्टान, जिसके बारे में हम थोड़ा सी आगे विस्तार पूर्वक विवेचना करेंगे। बहिर्वेदी चट्टान, जो हमारी अंतर्वेदी चट्टान है, उसको 2 भागों में, गेब्रो और ग्रेनाइट। और जो बहिर्वेदी है वो बेसाल्ट और रायोलाइट। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके एग्जाम में, मैं पहले भी बच्चों आपको ये बता चुका हूँ कि ये वीडियो सिर्फ आपके क्लास 11th के लिए ही एनफ नहीं है। आप भविष्य के आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठोगे, तब आपको फील होगा कि इन्हीं वीडियोज़ के अंदर सभी के सभी क्वेश्चनों के उत्तर छुपे हुए हैं। यदि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो आपको मानो भूगोल समझ में आ गई, और किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन होगा तो आप उसमें बिल्कुल भी मात नहीं खाओगे। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। यदि सीधा सी पूछे तो आप सीधा सी लिख दोगे कि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। मगर पर्सन को घुमा के पूछ लिया जाए कि ग्रेनाइट अंतर्वेदी चट्टान है या बहिर्वेदी चट्टान है, तब आप क्या हो जाओगे? थोड़े भ्रमित हो जाओगे। तो आग्नेय किस प्रकार चट्टान है? अंतर्वेदी चट्टान है, इंट्रूजिव रॉक्स। मैं इंग्लिश के वर्ड इसलिए यूज करता हूं कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी एक तरफ हिंदी के पर्सन, उसी का सेम डिट्टो दूसरी सामने अंग्रेजी होती है, यानी दोनों ट्रांसलेट होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। हिंदी वर्जन भी होगा, इंग्लिश वर्जन भी होगा। मगर कई बार क्वेश्चंस में यदि हिंदी वाला क्वेश्चन गलत हो और इंग्लिश को वो सही प्रिंट किया हुआ हो, तो इंग्लिश का वर्जन होगा वो क्या होगा? एक्सेप्टेबल होगा, स्वीकार्य होगा, मान्य होगा। इसलिए आप अंग्रेजी वर्ड्स भी साथ साथ सीखते जाइए। और अंग्रेजी तो वैसे भी ज्योग्राफी में ज़रूरी है, क्योंकि कई टर्म्स ऐसे हैं जो अंग्रेजी में आते हैं। कैसे? जैसे आप ये देखोगे इग्नियस। ये इग्नियस क्या है? अंग्रेजी वर्ड मिलेगा आपको भी। आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ोगे तो इसी से क्या बनेगा? आपका आग्नेय बनेगा। तो ये हुई हमारी इंट्रूजिव और एक्सट्रूजिव रॉक्स। फिर देखते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें को यहाँ पे 2 भागों में विभाजित किया गया, मगर जो हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसमें ये 3 भागों में। तीसरा है ऑर्गेनिक रॉक्स, यानी कार्बनिक चट्टान। पहला है क्लास्टिक, जिसको बोलते हैं यांत्रिक चट्टान। यांत्रिक चट्टान में आप पढ़ोगे सैंडस्टोन और सेल।
क्या उदाहरण है इसके? सैंडस्टोन और सेल। दूसरा है कार्बनिक ऑर्गेनिक चट्टान, जिसमें कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है ये। थर्ड है केमिकल रासायनिक चट्टान, जिसमें पढ़ोगे आप लाइमस्टोन, चूना पत्थर। फिर चलते हैं हम मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टान के ऊपर, जिसे बोलते हैं कायांतरित चट्टान। इसको रूपांतरित भी मिलता है कहीं वर्ड, कहीं कायांतरित चट्टान भी मिलता है, तो आप भ्रम की स्थिति में मत होना। इसको बोलते हैं फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड, यानी पत्रक और अपत्रक। कितने भागों में? 2 भागों में, पत्रक और अपत्रक। यानी पत्रक में स्लेट और सिस्ट और अपत्रक में क्वार्ट्ज और मार्बल संगमरमर। इसी डायग्राम से आपको कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आग्नेय चट्टानों के उदाहरण कौन से हैं, अवसादी चट्टानों के उदाहरण कौन से हैं, और कायांतरित चट्टानों के उदाहरण कौन से हैं। अक्सर पूछा जाता है संगमरमर किसका उदाहरण है? किसका है? मेटामॉर्फिक या रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का। स्लेट किसका है? लाइमस्टोन किसका है? सैंडस्टोन किसका है? तो इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में बच्चों नोट कर लीजिए, इस प्रकार से विथ एग्जाम्पल के साथ। आगे देखते हैं 3 प्रकार के हमने अभी चट्टानों की चर्चा की। पहला है आग्नेय सेल, मैग्मा तथा लावा से घनीभूत, यानी आग्नेय चट्टान किससे बनेगी? मैग्मा और लावा से। कैसे? प्यारे बच्चों, आप डायग्राम देख रहे हो, यानी मैंने कल चर्चा की थी कि जो हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जिसमें हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर की चर्चा की थी, जिसके अंदर मेंटल में जो एस्थेनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल है, उस दुर्बलता मंडल से मैग्मा क्या आता है? ऊपर की ओर आता है। यानी इस जगह से, इस दुर्बलता मंडल से मैग्मा कहाँ आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। ये देखो, ये हमारा स्थल मंडल है और ये नीचे का एस्थेनोस्फीयर है, और इस एस्थेनोस्फीयर से कहाँ पे आ रहा है मैग्मा? ऊपर की ओर। जब ये मैग्मा ऊपर की ओर आता है, स्थल मंडल पे आता है, धरातल पे आता है, भूपर्पट्टी पे आता है, क्रस्ट पे आता है, तो वो लावा के नाम से जाना जाता है। और जैसे ये यहाँ पे धरातल पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? जमा होगा। और जब वो तप्त मैग्मा धीरे धीरे शीतल होगा, उसका संकुचन होगा, तो वो एक चट्टान का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? चट्टान का रूप ले लेता है। और ये चट्टानी भाग क्या कहलाता है? ये आग्नेय चट्टान कहलाता है। क्या कहलाएगा? आग्नेय चट्टान कहलाएगा। मैग्मा तथा लावा से घनीभूत। कंसेप्ट क्लियर? दूसरा देखते हैं अवसादी सेल। अवसादी चट्टान किसे कहेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा। बहिर्जनित प्रक्रियाएं कौन सी? याद करो, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जिसमें हमने क्या देखा था? अपक्षय और अपर्दन देखा था। और अपक्षय किससे हो रहा था? पवन के द्वारा हो रहा था, हिम के द्वारा हो रहा था, नदी के द्वारा हो रहा था, सागर के द्वारा हो रहा था, और भूमिगत जल के द्वारा हो रहा था। यानी बहिर्जनित प्रक्रियाएं, कहने का मतलब यहाँ पे हमने क्या जमा कर दिया? यहाँ पे हमने लावा जमा कर दिया। अब ये लावा धरातल के ऊपर चट्टानों के रूप में जमा हो गया। अब जमा हो गया तो इस पे क्या होगा? इस पे तापमान होएगा, तापमान गिरेगा, तापमान गिरेगा, बारिश होगी, हिम के कण गिरेंगे, यानी सभी चीज़ें इस पे क्या होगी? गिरेगी। तापमान होगा, दबाव होगा, आयतन होगा, अलग अलग चीज़ें। जब ये क्या होगा? तापमान के दौरान दिन में तापमान अधिक होता है तो वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। रात को तापमान अचानक क्या होता है? कम होता है तो वो सिकुड़ जाएगा। फिर अधिक होगा तो फैल जाएगा, फिर कम होगा तो सिकुड़ जाएगा। ये क्रिया कई सालों तक चलती रहती है और अंत में उस चट्टान में क्या हो जाते हैं? विघटन हो जाता है, उसका टूट फूट जाना हो जाता है अपने स्थान पे। जब ये टूट फूट जाती है आग्नेय सेल, तो यहाँ से नदी के द्वारा ये जो मलबा है, कंकड़ पत्थर है, उनको बहा के कहाँ ले आते हैं? यहाँ नीचे ले आते हैं। यानी ये आग्नेय चट्टान है, यहाँ से लाके यहाँ क्या कर देती है? यहाँ पे जमा कर देती है, निक्षेपित कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। तो उस सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम जब ये डिपॉजिट हो जाएगी तो ये कौन सी चट्टान कहलाएगी? ये अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएगी। ये कहा जाता है
कि हमारे जो आग्नेय चट्टान है वो ही अवसादी और कायांतरण का आधार है। यानी जो बाकी की दो चट्टानें हैं, अवसादी और कायांतरित चट्टान, वो आग्नेय चट्टान के द्वारा ही बनी हुई होती है। थर्ड देखते हैं कायांतरित सेल। उपस्थित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित, यानी इस आग्नेय चट्टान के द्वारा तापमान, दबाव और आयतन के द्वारा जब दबाव पड़ता है तो किस प्रकार से बन जाती है, कायांतरित चट्टान बन जाती है। कायांतरित चट्टान अवसादी से भी बन जाती है और आग्नेय चट्टान से भी बन जाती है। इस प्रकार से पेट्रोलॉजी, एक वर्ड है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी किसे कहते हैं, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि पेट्रोलॉजी किससे रिलेटेड है। यानी पेट्रोलॉजी का मतलब होता है जिसमें चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, सेलों का अध्ययन किया जाता है, साइंस ऑफ रॉक्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। प्यारे बच्चों, सेलों का विज्ञान है एक पेट्रोशास्त्री सेलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना क्या है, बनावट क्या है, उसका गठन कैसा है, उसका स्रोत कैसा है, उसका प्राप्ति स्थान कैसा है, परिवर्तन एवं दूसरी सेलों के साथ संबंध क्या है, तो उसे हम कहेंगे पेट्रोलॉजी। आग्नेय सेल, अब हम जो हमारी प्रथम प्रकार की सेल आग्नेय चट्टान, उसका से विस्तार से विवेचन करेंगे। आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा और लावा से होता है। इनको प्राथमिक सेलें भी कहा जाता है। अभी चर्चा की थी हमने क्या, कि ये यहाँ से हमारे एस्टेनोस्फेयर से हमारा मैग्मा क्या आ रहा है, धरातल के ऊपर आ रहा है। अब जब ये धरातल के ऊपर आ रहा है क्या, मैग्मा, तो यहाँ पे लावा कहलाएगा और यहाँ पे ये जमा हो गया तो ये चट्टान कहलाएगी। मगर कई बार आपने पिछले ज्वालामुखी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई कई बार मैग्मा क्या होता है, धरातल पे ना आके भूपर्पट्टी के नीचे गहराई के अंदर ही जमा हो जाता है, तो उससे कई ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ बनी थी। वो चट्टानों की भी चर्चा इसमें करेंगे। तो इनका मुख्य आधार क्या, मैग्मा व लावा। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि प्राथमिक सेल कौन सी सेल है, तो कौन सी सेल है प्राथमिक सेल, आग्नेय सेल है। नोट कर लो, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने से आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। यानी जैसे ही ये ठंडा होएगा तो किसका निर्माण होएगा, आग्नेय सेलों का निर्माण होगा। कूलिंग टाइम यानी लगभग हजारों वर्षों का समय लग जाता है इसको कूल होने के अंदर। और इसको देखो, ये अंतर्वेदी और बहुवेदी दो प्रकार के चट्टानों में विभाजित किया गया। यानी ये जब बाहर आएगा तो एक्सट्रूजिव, यानी जब बहिर्वेद चट्टान है तो इनके सेकंड या मेनू में ये जमा हो जाएगा। और जैसे ही वो अंतर्वेदी चट्टान है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आपके आग्नेय सेल इधर देख सकते हो। इग्नियस लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के, लैटिन भाषा के इग्नियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, अग्नि होता है। मैंने अभी बताया ना आपको, आप साथ साथ क्या पढ़ते जाओ, अंग्रेजी वर्ड भी पढ़ते जाओ। यानी इग्नियस कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। मैग्मा जब अपनी ऊपरगामी गति में ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो आग्नेय सेल कहलाता है। यानी वो मैग्मा ऊपर आके ठंडा हो गया तो क्या बना, आग्नेय सेल बना। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की परपट्टी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। कहाँ होगी, क्रस्ट पे या पृथ्वी की सतह पे। आग्नेय सेलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया गया है। इसकी बनावट इसके कणों के आकार और व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यानी ये कुछ आपको ग्रेनाइट दे रखा है, यहाँ पे आपको स्कोरिया दे रखा है, यहाँ पे प्यूमिस दे रखा है, यहाँ ऑब्सिडियन दे रखा है। यानी ये ग्रेनाइट के क्या, सॉरी, ये आग्नेय चट्टानों के क्या है, ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं, बच्चों ध्यान से देखना, यानी पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज कण पर्याप्त बड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे ठंडे होंगे तो खनिज कण क्या होंगे, बड़े होंगे। और सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे और चिकने हो जाते हैं। और जैसे ही भूपटल पे आएंगे, भूपरपट्टी पे आएंगे, धरातल पे आएंगे तो एकदम से ठंडे होंगे तो क्या हो जाएंगे, छोटे और चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय सेल को बनाने वाले कण
मध्यम आकार के होते हैं। ये इनके उदाहरण है बच्चों, नोट कर लीजिए। आपकी पुस्तक में कुछ ही उदाहरण दे रखे हैं मगर मैंने क्या है इनको सभी को ऐड कर दिया है। ग्रेनाइट, रायोलाइट, साइनाइट, डायोराइट, एंडेसाइट, डोलेराइट, पेरिडोराइट, गेब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया, टप, आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण है। यानी ये जो टप और ये छोटे छोटे कण होते हैं कंकड़ पत्थर, उनको नाम से संबोधित किया जाता है और ये पूरे के पूरे इनके उदाहरण है। ये देखो, ये ग्रेनाइट, ये गेब्रो, ये रायोलाइट, ये डेसाइट, ये बेसाल्ट, ये प्यूमिस, ये पेगमेटाइट, ये ऑब्सिडियन और ये बेसाल्ट, ये किम्बरलाइट। यानी ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। इसको आप रट लो, क्रेमिंग कर लो कि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से हैं। उत्पत्ति स्थान और इसकी भिन्नता के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो प्रकार से विभाजित किया गया। अभी हमने चर्चा की थी ना, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान और अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। अब बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान और अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान दो प्रकार। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है उसको पातालीय चट्टान, प्लूटोनिक चट्टान और मध्यवर्ती चट्टान में विभाजित किया जाता है। इसको लिख लो प्लूटोनिक और इसको लिख दो मेडिटेरेट। अब देखो पातालीय चट्टानें क्या होगी? पातालीय चट्टानें वो हो जो पृथ्वी की गहराई में ही अपेक्षाकृत बड़ी परिमाण में ठंडे होकर जम जाती है। इनके रवे बड़े होते हैं। यानी पाताल के अंदर जहाँ से मैग्मा आता है वहाँ से थोड़ा ऊपर आके क्या हो गया, जम गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पातालीय चट्टानें कहेंगे। और इनके रवे क्या होंगे? बड़े। यदि आपसे पूछा जाए कि पातालीय चट्टानों के उदाहरण बताइए तो पातालीय चट्टानों के उदाहरण कौन होगा? ग्रेनाइट चट्टान होगी। कौन होगा? ग्रेनाइट चट्टान होगी। फिर देखो मध्यवर्ती चट्टान, वे है जो ऊपर आने की प्रक्रिया में बीच में ही जमकर ठोस हो जाती है। इनके रवे न तो अधिक बड़े होते हैं न ही अधिक छोटे होते हैं, जैसे डोलेराइट। यानी मध्यवर्ती चट्टान कौन सी? यानी वो ऊपर आके बीच में ही जमा हो जाती है, तो इनके अधिक ना तो बड़े होते हैं नहीं छोटे होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं। और पाताली चट्टानों के बड़े होते हैं। मध्यवर्ती चट्टानों में हम किस किस की चर्चा करेंगे? बच्चों आपने ज्वालामुखी स्थलाकृतियों वाला यदि चैप्टर आपने देखा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा बेथोलिथ, क्योंकि उसमें हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि ज्वालामुखी में क्या आता है? मैग्मा आता है। और जब मैग्मा ऊपर ना के बीच में जमा हो जाता है तो हमने बेथोलिथ, फेकोलिथ, लेखोलिथ, लेपोलिथ, सील व डाइक की से विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। तो इससे संबंधित जो पिछला वीडियो उसको आप दोबारा सुनिए, समझिए। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। यानी यहाँ से जो मैग्मा आया और एक विस्तृत आकार पे नीचे के नीचे एक क्या हो गया? जमा हो गया। तो इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने बेथोलिथ कहा था, जो गुंबद के आकार में था और सबसे बड़े क्षेत्र पे फैला हुआ था। फिर हमने लेकोलिथ पढ़ा था। लेकोलिथ गुंबद आकार में जो यहाँ पे जमा हो रहा था, तो उसको हमने लेकोलिथ पढ़ा था। फिर हमने आपसे चर्चा की थी लेकोलिथ और लेपोलिथ को ध्यान रखना। लेपोलिथ पढ़ा हमने जो तस्तरी के आकार जैसा है उसको पढ़ा। यानी लेकोलिथ कैसा? गुंबद जैसा। और जो लेपोलिथ था वो कैसा? तस्तरी के आकार में। तस्तरी के आकार में। फिर हमने चर्चा की फेकोलिथ की। फेकोलिथ में हमने पढ़ा कि ये जो हमारी अपनति है और ये जो हमारी अभिनति है, इसमें लावा का मैग्मा का जमाव हो रहा है। तो यानी अपनति और अभिनति में जब मैग्मा का जमाव हो रहा है तो उससे जो आकृति बन रही है उसे हमने फेकोलिथ कहा था। और ये कैसी होती है? ये लहरदार होती है। कैसी होती है? ये लहरदार होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया। फिर हमने चर्चा की सील की चर्चा की थी। यदि जब मैग्मा नीचे से एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल से आ रहा है और वो क्षैतिज रूप के अंदर जमा हो रहा है तो उसे हमने सील कहा था। यदि उसका जमाव कम हो क्षैतिज रूप में तो उसे सीट कहा, और उसका जमाव क्षैतिज रूप में ज़्यादा हो तो उसे हमने सील कहा। और वही लावा मैग्मा जब ऊर्ध्वाधर रूप में जमा होता है, दीवार की भांति दिखाई देता है, तो उसको हमने क्या कहा था? उसको हमने डाइक कहा था। तो ये कौन सी? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है।
यानी एक पंथ दो काज हो रहे हैं, यानी आपको ज्वालामुखी का चैप्टर भी समझ में आ रहा है और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें भी समझ में आ रही है। आगे देखो, गेब्रो एवं ग्रेनाइट अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। कौन कौन से? गेब्रो, ग्रेनाइट। इसके विपरीत बेसाल्ट और रायोलाइट किसके उदाहरण है? बहिर्वेदी चट्टानों के उदाहरण है। आपने पहले भी देखा था, चर्चा की थी किसकी? अंतर्वेदी और बहिर्वेदी चट्टानों की। अंतर्वेदी में ग्रेनाइट और गेब्रो और बहिर्वेदी में रायोलाइट और बेसाल्ट। याद रखना बच्चों, बड़े काम की चीज़ें आपको बताई जा रही है, इनको सीखने की कोशिश कीजिए। अब आगे चलते हैं हम, रासायनिक संरचना के आधार पे चट्टानों का वर्गीकरण। यानी जो हमारी चट्टानें हैं, हमने पहला क्या कहा? उत्पत्ति स्थान के आधार पे या निर्माण के आधार पे या गठन के आधार पे या कणों के आधार पे। अब है रासायनिक। रासायनिक का मतलब होता है कि कोई चट्टान अम्लीय है या क्षारीय है, किसमें सिलिका की मात्रा अधिक है या कम है, उसके आधार पे हमने चट्टानों को वर्गीकृत किया। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से वर्गीकरण किया। पहला है अम्लीय चट्टानें यानी एसिडिक रॉक्स। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इनका रंग हल्का होता है और ये चट्टानें अपेक्षाकृत हल्की होती है, तो उसे हमने क्या कहा? उसे हमने एसिडिक रॉक्स कहा, यानी अम्लीय चट्टानें। इसके उदाहरण कौन कौन से? ग्रेनाइट अम्लीय चट्टान का उदाहरण है और रायोलाइट ग्रेनाइट चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट और रायोलाइट दोनों किसके? अम्लीय चट्टानों। अब देखते हैं क्षारीय चट्टानें। सारे चट्टानों में सिलिका की मात्रा क्या है? कम होती है। क्या होती है? यानी अम्लीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होगी, जबकि क्षारीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा क्या होगी? कम होती है। इनमें फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है। लोहे की अधिकता के कारण इन चट्टानों का रंग गहरा होता है, इनका घनत्व भी अधिक होता है, जैसे गेब्रो, बेसाल्ट आदि। उधर क्या पढ़ा था हमने? ग्रेनाइट और रायोलाइट, और उधर गेब्रो और बेसाल्ट। यानी ये बेसाल्ट चट्टान है और ये गेब्रो चट्टान है। तो इसमें थोड़ा सी भ्रम रहेगा कि सर ये तो हमने अंतर्वेदी बहिर्वेदी में भी पढ़ा था। तो ये अंतर्वेदी बहिर्वेदी में पढ़ा था, वो किस पे आधार पे था? निर्माण उत्पत्ति के आधार पे। और ये है रासायनिक संगठन के आधार पे चट्टानों का प्रकार। अब देखते हैं, हमने जो चट्टानें पढ़ी आग्नेय चट्टान, उसमें हमने क्या देखा? आग्नेय चट्टान को देखा कि इग्नियस शब्द से बनी है, जो लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। फिर हमने इसको 2 प्रकारों में विभाजित किया, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान और बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। फिर अंतर्वेदी चट्टान को हमने पाताली और मध्यवर्ती चट्टान में विभाजित किया, उनके उदाहरण देके। फिर हमने रासायनिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। भाई रासायनिक संरचना के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की हो सकती है? तो हमने वो 2 प्रकार के देखे। कौन कौन से? अम्लीय चट्टान और क्षारीय चट्टान। अम्लीय चट्टान जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और क्षारीय चट्टान जिनमें सिलिका की मात्रा कम होती है। अम्लीय चट्टानों के उदाहरण हमने ग्रेनाइट और रायोलाइट को देखा, जबकि क्षारीय चट्टानों में हमने बेसाल्ट और गेब्रो की चर्चा की। अब चलते हैं हम चट्टानों की विशेषताओं के बारे में, यानी जो आग्नेय चट्टान है उसकी क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। कई बार उनमें से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं एक एक करके विशेषताएं। बच्चों ये विशेषताएं आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। यह आपके वैसे सिलेबस में बहुत कम दे रखी है, मगर मैंने इनको ज़्यादा विस्तार पूर्वक विवेचना की है। देखो, ये जो आग्नेय चट्टान होती है वो रवेदार होती है, यानी इनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें रवे पाए जाते हैं। आपने अभी पढ़ा, कुछ चट्टानें मध्यम आकार की है, कुछ चट्टानों के रवे क्या होते हैं? बड़े होते हैं, कुछ के छोटे और न्यून या महीन होते हैं। तो ये चट्टानें क्या होती है? ये चट्टानें रवेदार होती है। दूसरा देखो, जब मैग्मा धरातल पर आकर ठंडा होता है, किस पे? धरातल पे, तो वो क्या कहलाया? लावा। जब तीव्र गति से ठंडा होने के कारण चट्टानों के रवे बहुत बारीक हो जाते हैं, जैसे बेसाल्ट। इसके विपरीत जब मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा होता है तो धीरे धीरे जमने के कारण इनके रवे क्या होते हैं? बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट। तो ये रवेदार होती है। जिनमें बड़े रवे वाली चट्टानें कौन सी? ग्रेनाइट। छोटे रवे वाली चट्टानें कौन सी है? बेसाल्ट। मेरी कोशिश ये है कि आपका एक भी पर्सन ना छूटे, यानी एक बार आपने वीडियो देखा और सभी पर्सन आपके दिमाग में सेट हो जाए। ये चट्टानें तुलनात्मक रूप से कठोर होती है और जल काफ़ी कठिनाई से जोड़ों के सारे अंदर प्रविष्ट हो जाता है।
इनमें परत का अभाव होता है, परंतु जोड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जोड़ पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते, यानी जीवों के अवशेष इसमें नहीं पाए जाते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वो कौन सी चट्टानें हैं जिनमें जीव नहीं पाए जाते, जिनमें जीव संभव नहीं है। कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें जीव नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, इसका कंसेप्ट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारा दुर्बलता मंडल है, जिसमें से मैग्मा कहाँ आ रहा है? ऊपर की ओर आ रहा है। और हमने ये भी चर्चा की कि जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं, उन आग्नेय चट्टानों का आधार क्या है? उनका आधार मैग्मा या लावा है, क्योंकि इन्हीं से ये बनी हुई होती है। जब ये है मैग्मा ऊपर की ओर गति कर रहा है तो ये यहाँ पे जमा हो रहा है, तो इन्हें मध्यवर्ती चट्टानें, नीचे जमा हो रहा है इन्हें पातालीय चट्टानें, और यहाँ पे जब बाहर की जमा हो रहा है तो बहिर्वेदी चट्टानें। यानी सभी प्रकार की चट्टानों में क्या शामिल है? सभी में मैग्मा शामिल है। और मैग्मा में क्या रहती है? आग रहती है। आपको पहले दिखाया भी था, जब मैग्मा निकलता तो चारों तरफ आग ही आग निकलती है, और उस आग निकलने की वजह से ही स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का क्या कहा था? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया था। तो जब आग निकलती है, वो आग चाहे यहाँ जमा हो या यहाँ जमा हो या यहाँ जमा हो, तो उस आग में कोई जीव जंतु जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए इनमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते, जीव नहीं पाए जाते। ये एक ऐसी चट्टान है जिनमें जीवावशेष नहीं पाए जाते। ये आपने देख ली अलग अलग चट्टान, ये ग्रेनाइट है, ये गेब्रो है, बेसाल्ट है, ऑब्सिडियन है, ये प्यूमिस, यानी अलग अलग प्रकार की चट्टानों की हमने चर्चा की। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आपको जो सेल पार्ट 2 अध्याय 5 का आपको आसानी से समझ में आया होगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आई उनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। जहाँ समझ में नहीं आई वहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से मिलान कीजिए, अगेन सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। और मुझे आप पे विश्वास है कि तब जा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे जो बाकी रही 2 प्रकार की चट्टानें, अवसादी चट्टान और कायांती चट्टान, उन्हीं की भी हम इसी प्रकार से विस्तृत विवेचना करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आए।